गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक फैमिली को दिखाया जाता है। वो सब लोग अभी फोटो खिंचवा रहे थे। उनमें सेंटर में बैठी थी घर के सबसे बड़ी शख्स मेंचुन अपने बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। उनके सन का नाम था गोबिन एंड डॉटर इन लॉ का शी, ग्रैंड सन का सैन एंड ग्रैंड डॉटर का शाओ। और फिर वहाँ से हमें इस पूरे परिवार की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे इस परिवार की शुरुआत हुई। गोबिन के फादर के जंग में मारे जाने के बाद उसकी मदर ने उसे बड़ा किया था एंड फिर एक दिन वो शादी कर लेता है। उसके ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। वहीं अब हम देखते हैं गोबिन अब एक बड़ी कॉलेज में प्रोफेसर है, जहाँ पर उसकी क्लास में वो स्टूडेंट से डिस्कस करता है उनके ओपिनियन बूढ़े लोगों पर, जिसके ऊपर हर एक बच्चा बूढ़े लोगों की इंसल्ट ही कर रहा था। एंड वो लोग अनोइंग होते हैं, मन में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और उन्हें कई बार तो तमीज भी नहीं होती और भी बहुत कुछ। गोबिन ये सुन करके उनसे ये कहता है एक दिन तुम सभी भी बूढ़े हो जाओगे, पता है ना। एंड वो फिर खुद की डॉटर से इस बारे में पूछता है जो कि सो रही थी। एंड सवाल उससे ये था कि हम एजिंग प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं। उसकी बेटी ज्यादा सोचे बिना कह देती है 30 साल की उम्र में खुद की जान देने से, क्योंकि उसके बाद ही बॉडी की एजिंग शुरू होती है। और सेम टू सेम ये बात भी नर्सिंग होम में बैठी हुई एक ओल्ड लेडी बोल रही थी, मेंचुन यानी कि उसकी ग्रैंड माँ। इस जगह को मैनेज उसके बेटे ही करते थे और वो अक्सर यहाँ पर आती थी अपने जैसे बाकी बूढ़े लोगों से बातें करने के लिए। और वो वहाँ पे बाकी बूढ़े लोगों की एक प्रकार से इंसल्ट ही करती है, क्योंकि उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया। एंड वही वो खुद के बेटों के लिए तारीफों के पुल बांध रही होती है, और बांधे भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ का वो टॉप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। एंड ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी, क्योंकि उन्होंने अकेले खुद के ऐसे बेटे को बड़ा किया जिसे बचपन से ही कई सारी बीमारियां थी। तभी वहीं पर दूसरी ओल्ड लेडी आ जाती है जिनका मेंचुक से डायरेक्ट कंपटीशन था, क्योंकि उनकी बेटी भी अमेरिका में ही रहती है और वो उसके साथ रहने के लिए जाने वाली है। और वहाँ पर वो दोनों लड़ाई करने बैठ जाते हैं इस बात पे कि किसके बच्चे बेस्ट हैं। और इस लड़ाई में वहाँ पर बैठे हुए एक ओल्ड अंकल जी को चोट लग जाती है, तो उन्हें अपने घर लेकर के आया जाता है। वहाँ पर वो दरअसल अपनी 40 साल की बेटी के साथ रहते थे जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। और वहाँ पर हमको पता चलता है कि अंकल ली और ओल्ड एक दूसरे को हमेशा से पसंद करते हैं, पर कभी उनकी शादी नहीं हो पाई। फिर कुछ देर बाद हम मेंचुन के घर आ जाते हैं, जहां वो अपने बेटे के प्रति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपनी डॉटर इन लॉ को हमेशा ताने मारती थी। ऐसे उनके बीच कोई दुश्मनी तो नहीं थी, बस उन्हें घर पर सब कुछ अपने तरीके से ही चाहिए था। वो खासकर अपने ग्रैंड सन सैन चैन से कहती थी इसका पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं था और उसका असली शौक सिंगिंग में था, खुद के बैंड के साथ। जब रात की पार्टी के लिए मदर उसे पैसे नहीं देती, उसकी दादी उसे पैसे दिलाती है अपने तरीके से। पर फिर हमें दिखाया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सैन की जो टीम थी यानी कि उसके बैंड की लीड सिंगर, वो उनके लिखे गानों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी और इसीलिए वो उसे अपने बैंड से बाहर निकाल देती है। वही दूसरी तरफ हम 10 नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ सारे सिंगरों के ऑडिशन ले रहे थे, पर अफसोस उन्हें एक भी सिंगर पसंद नहीं आता। वहीं फिर हम मेंचुन को देखते हैं जो कि कहीं से घर वापस आती है, पर अंदर कोई भी नहीं था, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। और फिर अगले ही सीन में हमको पता चलता है कि शी गिर करके बेहोश हो गई। वैसे घर पर वो इतना परेशान रहती थी और उन्हें बहुत काम करने पड़ते थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई। और ये सब देख करके वो बहन समझ गए थे कि इसमें सारी गलती उनकी मदर की है, क्योंकि वो हमेशा अपने डॉटर इन लॉ को ताने मारती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि दोबारा अब उन्हें इतना परेशान ना करें। इस वजह से गोबिन अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे उनकी दादी को कुछ वक्त के लिए एक नर्सिंग होम में भेजने का। नो डाउट वो जगह बहुत अच्छी होगी, बस कुछ वक्त के लिए, जब तक मदर ठीक नहीं हो जाती तब तक उन्हें दूर रखना होगा। ये बात दूर से मेंचुन सुन रही थी और इससे उनका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जिस बच्चे पर उन्हें बहुत गर्व था, जिसकी मिसाल देते वो कभी थकती नहीं थी, और आज वही उन्हें उसके घर से बाहर निकालने की बात करता है। और अगले दिन गोबिन और उनकी बेटी शाओ और मेंचुन डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहाँ से लौटते वक्त मेंचुन उनके साथ उनके घर नहीं जाती, बल्कि वो ये कहते कि उन्हें अंकल ली से जाकर के मिलना है। रास्ते में मेंचुन को एक फोटो स्टूडियो दिखाई देता है। यूँ तो वो हमेशा इसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन आज तक उन्हें ये स्टूडियो कभी दिखाई नहीं दिया। वही अंदर एक फोटोग्राफर भी था जिससे वो उन्हें अपनी तस्वीर खींचने के लिए बोलती है। फोटोग्राफर उनसे कहता है कि आप इमेजिन करो उस वक्त को जब आप सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। एंड अगले ही पल जब वो स्टूडियो से बाहर आती है और वहाँ उन्हें कुछ तो हो गया था, वो जाकर के एक बस पर बैठ जाती है, क्योंकि उनका ग्रैंडसन उन्हें अपने साथ डिनर पे बुला रहा था और बस में कुछ गुंडे उन्हें छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देख करके वो उन्हें बहुत मारती है कि तुम अपनी दादी की उम्र की लेडी को छेड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही वो आईने में देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो 20 साल की हो गई थी। ये देख करके उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो इधर उधर भागते हुए उसी स्टूडियो पर पहुंचती है जो जगह अभी कपड़े की शॉप बन गई थी। मेंचुन को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो रात गुजारने के लिए ऐसे ही एक जगह पर सो जाती है। अगली सुबह होते ही हम देखते हैं कि पूरा परिवार बहुत ही परेशान था कि आखिर दादी कहाँ गायब हो गई। एंड वो लोग जाकर के अंकल ली से इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो मेंचुन के बहुत अच्छे ही दोस्त थे।
एंड उल्टा वो गोविंद पर ही नाराज हो रहे थे कि उसके वजह से कहीं बेचारी मिंजुन किडनैप तो नहीं हो गई या फिर किसी गाड़ी ने उन्हें ठोक दिया हो। इवन वो लोग पुलिस के पास जाने का सोचते हैं लेकिन जाते नहीं। और फिर कुछ देर के बाद मेंचुन की नींद खुलती है एंड वो शॉपिंग के लिए जाती है अपने गेट ओवर को चेंज करने के लिए। एंड बस वो नए कपड़ों में अंकल ली के घर पर एज अ लेंचुन के नाम पे, क्योंकि वो 70 साल से सीधा 20 साल की हो गई थी, कोई भी उसे घर पर पहचान नहीं पाता। एंड वहाँ से वो उसी नर्सिंग होम में जाती है जहाँ पर बाकी ओल्ड पीपल आपस में गेम खेलते थे। अमेरिका जाने वाली दुश्मन ओल्ड लेडी का लेंचुन बहुत मजाक उड़ा रही थी क्योंकि अब तो वो जवान है। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि अंकल ली ने उनके दोस्तों को कुछ काम के लिए बुलाया था। 5 से मिस्टर टैंग और उसके असिस्टेंट सैंडी भी गुजर रही थी और बारिश की वजह से उनको इस जगह पे आना पड़ता है। यहाँ पर कहानी के सारे मेन कैरेक्टर एक छत के नीचे थे और वहीं पर अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी गाना गा करके मिस्टर ली को इम्प्रेस कर रही थी स्टेज पे चढ़कर। तभी ली चैन उससे माइक छीन करके खुद गाना गाने लगती है एंड उसकी आवाज में कुछ अलग ही जादू था जिसे सुन करके पहले तो सैन हैरान हो जाता है एंड बिल्कुल उसी तरीके से मिस्टर टैन भी, जिनकी सिंगर ढूंढने की तलाश अब खत्म होने वाली थी। एंड गाना खत्म होते ही लेंचुन वापस अपने घर भाग आती है कि अब सबकी नजर उस पर थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंचुन अंकल ली के साथ टीवी पर अपना फेवरेट ड्रामा देख रही होती है। तभी घर पर सैन आ जाता है। उसके इंटेंशन कुछ खास अच्छे नहीं थे, यानी कि शायद उसे अपनी दादी से प्यार हो गया था एंड लेचुन उसे दूर भगा रही थी। वो उन्हें रोक करके रिवील करता है कि उसे लेचुन की आवाज़ बहुत पसंद आई। वो अब उसे अपने बैंड की लीड सिंगर बनाना चाहता है। पहले तो वो राजी नहीं होती, लेकिन जब सैन बोल रहा था कि उसकी दादी हमेशा कहती है कि एक न एक दिन सैन कामयाब बैंड लीडर जरूर बनेगा और आज वो चीज़ लीचेन पूरा कर सकती थी, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन वो और उसके दोस्त लीचेन के सामने अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उनके टाइप की म्यूजिक का उनको ज़्यादा समझ नहीं होता, जिस पर वो लोग कहते हैं अच्छा था फिर आप हमको गा करके सुनाइए। और लेचुन इतनी बेहतरीन सिंगर थी और उनके गाने सुन करके पूरा कॉलेज अब सैन के बैंड का दीवाना हो गया था। और इसी कारण लेचुन सैंग और उसके बैंड का नया हेयर कट करवाती है क्योंकि उस म्यूजिक में पुराने हेयर अब सूट नहीं करते। वहीं वो लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ के खाने के, जिसे देख करके लेचुन कहती है कि जब ये रेस्टोरेंट खुला था तब यहाँ पे खाने बहुत सस्ते हुआ करते थे और अब देखो। और तभी वो लोग देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट को खुले 50 सालों से ज्यादा हो चुके हैं और ये देख करके वो अपनी बात पलट देती है। और ऐसे ही वो मार्केट में एक सब्जी खरीदने आई। वो दिखती तो एकदम 20 साल की लड़की की जैसे ही थी पर मन उनका 70 साल की बूढ़ी औरत जैसा ही था। जब एक छोटा बच्चा अपनी यंग मदर के पास रो रहा था तो खुद वो उससे छोटी होकर के उसे ज्ञान देने लगती है। तभी मिस्टर टैंग उसे देख लेता है और वो उससे बात करना चाह रहा था पर इसमें गलती से वो उसे टक्कर मार देता है। और इसी मौके का फायदा उठा करके लीचेन पूरे मार्केट में चिल्ला रही थी कि ये बंदा मुझे छेड़ रहा है और तब सब उसे ही घेर लेते हैं। वैसे लीचेन को सच में लग रहा था कि वो कोई बुरा शख्स है। फिर हम अगली सुबह देखते कि सैन लीचेन को अपने घर पर बुलाता है और लीचेन जूस लाने का बोल करके वो छुप करके अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने सारे कपड़े बैग में डाल लेती है ताकि अंकल ली के घर पर वो आसानी से रह सके। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अंकल ली को लीचेन के ऊपर शक हो गया था कि अचानक एक दिन एक नई उनके यहाँ अचानक से रहने आ गई। एंड इसी बीच में मेंचुन गायब हो गई थी और फिर उसका नाम मेंचुन से मिलता जुलता भी, यहाँ तक कि बोलने चालने का तरीका और पसंद और नापसंद भी। एंड इसलिए वो लीचेन के कमरे में जा करके थोड़ी छानबीन करते हैं लेंचुन, जहाँ पर उन्हें लेंचुन के लाए हुए कल रात में सारी ड्रेसेस और मेंचुन के ऑफिशियल आईडी कार्ड भी मिल गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेंचुन सैन और उनके दोस्तों के साथ एक जगह अपने परफॉर्मेंस देती है जहाँ पर दूर से उन्हें मिस्टर टैंग दिख रहे थे और फिर उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर टैंग एक बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर है। और ये बात जान करके लेंचुन उनसे माफी मांग रही थी कल उनके बीच बाजार में बेइज्जती करवाने के लिए। और तब भी मिस्टर टैंग बैठ करके उन्हें एक मौका देते हैं एक बहुत बड़े शो में पार्ट लेने का। एंड इस शो में जो कंटेस्टेंट जीतेंगे और उन्हें मौका मिलेगा म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का और इस शो को टीवी पर भी दिखाया जाएगा, जो कि सैन का एक सपना था। और फिर कुछ देर बाद लेचिन घर पे वापस आ जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो आवाज लगा रही थी कि इतनी देर में अंकल ली उनके ऊपर हमला करने आते हैं और वो उल्टा उन्हें बांध देती है। वैसे अंकल ली को ही लग रहा था कि लीचुन ने ही मेंचुन को मारा होगा। तभी तो उनके ड्रेसेस और आईडी कार्ड उनके पास आ गई और वो फ्रस्ट्रेशन में आके कहती है कि उसे तो मैंने मार दिया, उसकी लाश के समुद्र में तैर रही होगी। ये सुन करके अंकल ली रोने लगते हैं, जिसे देख करके वो कहती है कि आप उसे पसंद करते हैं ना। वो बोलते हैं हाँ बहुत ज्यादा, जिस पर लेंचुन कहती है तब आप उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे। एंड तभी अंकल ली अपने अतीत को याद करते हैं जब वो जवान थे और मेंचुन भी, और उस वक्त मेंचुन बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी, जिसे सुन और देख करके वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते कि वो जवान कैसे हो गई। लेंचुन उन्हें सब कुछ शुरुआत से बताती है और ये जान करके अंकल ली भी अब खुद कुछ जवान फील कर रहे थे और वो लेंचुन को इम्प्रेस करने के लिए मस्त बाइक निकाल करके उसे घुमाने ले जाते हैं। और रास्ते भर लोग उन दोनों को ही देख रहे थे कि ये कोई उम्र है ऐसा कुछ करने का। और यहाँ से वो उसी शो के लिए जाती है जहाँ पर उनके और उनकी बैंड की परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज थी
और जजेस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ड्रेसिंग रूम में लौट करके वो सब लोग हारे हुए लोगों की तरह दुखी थे। एंड सैन की डिप्रेसिंग बातें सुन करके ली जून लौटने लगती है, क्योंकि उनका मानना था कि हार और जीत जिंदगी का पार्ट है। आप हमेशा जीत नहीं सकते, भले अगर आप हार भी गए आप अपनी गलतियों का आइडेंटिफाई करके उससे सीख ले सकते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बेसिस पे आप दोबारा पार्ट ले सकते हैं और फिर वहाँ पर आप जीत सकते हो। और ये सब सुन करके वो सब लोग एक बार और परफॉर्मेंस के लिए तैयार होते हैं। भले ही किसी बैंड को दूसरी बार परफॉर्मेंस करने का अलाउ नहीं था, लेकिन ली जून की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि सब उसमें खो जाते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी लिरिक्स, जो कि उनके गाने के बेस्ट थे। वैसे ये गाना ली जून तब गाती थी जब भी उनके हस्बैंड अंकल ली बाहर जाते, उनकी याद में वो इस गाने को गाया करती। जजेस इस गाने से इम्प्रेस होकर के उन्हें एक मौका दे देते हैं म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का। और ये बात मिस्टर टैन और उस पूरे बैंड के लिए बहुत बड़ी बात थी। सभी साथ में सेलिब्रेट करने एक बार में जाते हैं, जहाँ मिस्टर टैन और सैन दोनों ही अपने हाथ आगे कर रहे थे ली जून के साथ डांस के लिए, और वो उन्हें मना करके बूढ़े अंकल ली के साथ रुक जाती है, जिस पर वो कहते कि अरे चलो भी हम भी डांस करेंगे। जहाँ पर ली जून कहती कि आपके दिल की धड़कनों से तेज तो गाने के धुन है। वो बोलते कि फिक्र मत करो, और फिर वो डांस करते वक्त गलती से यंग लड़के से टकरा जाते हैं। और ये देख करके वो गाने रुकवा करके अंकल ली का मजाक उड़ाने लगता है कि ये बूढ़ा शख्स 20 साल की लड़की के साथ डांस कर रहा है, इन्हें तो अपनी एज तक का भी ख्याल नहीं है। ली जून उसे रोक करके बोलती है, वो कहती है कि कभी असली गन उठाई है क्या तुमने? कभी जिंदगी में असली गन देखी भी है? नहीं ना, ये बंदा रोज गन से प्रोटेक्ट करता था लोगों को। एटलीस्ट एक ट्री ऑफिसर की रिस्पेक्ट तो करो। और अपनी बेइज्जती सुन करके वो लड़के और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और वही अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी अंकल ली की बेटी के कान भरती है ली जून के खिलाफ कि वो अंकल ली को यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए आई है। उनकी डॉटर हैरान होकर के पूछती है, मेरे फादर में ऐसा किया है कि ली जून को उन्हें इम्प्रेस करने की जरूरत पड़ी? ओल्ड लेडी कहती कि ये घर और इसकी कीमत पता भी है। और वहीं थोड़ी देर बाद हम अंकल ली और ली जून को साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि जवानी से वापस बूढ़े होने का एक रास्ता भी है। जहाँ दरअसल बार में ली जून को एक छोटी सी चोट आई थी अपने पैर में, और उसके पैरों से थोड़ा खून भी निकल रहा था, और जिस पैर के पार्ट से खून निकल रहा था वहाँ की स्किन वापस पहले जैसी हो गई थी। और इसका मतलब ये था कि शरीर से अगर ज्यादा खून निकाला जाएगा तो वो दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। और तभी कमरे के अंदर अंकल ली की बेटी आती है। उनको साथ देख करके उसके गुस्से का ठिकाना नहीं होता, और वो ली जून को घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसके पास अब कहीं जाने को नहीं था। और उसी वक्त मिस्टर टैन का कॉल भी आ रहा था, तो वो उनके घर चली जाती है। मिस्टर टैन उससे बेड पे सोने देते हैं और खुद सोफे पर सो जाते हैं। पर तभी ली जून नोटिस करती है कि मिस्टर टैन लाइट्स ऑन करके सोते हैं, कि यानी उन्हें जरूर अंधेरे से डर लगता है। और इसीलिए वो उनके पास आकर के डर पर काबू करना सिखाती है, जैसे कि उसने अपनी बेटी कोबिन को बचपन में सिखाया था। वहीं अगले दिन सैंडी मिस्टर टैन की असिस्टेंट जब ली जून को उनके घर पर देखती है तो वो घर से ही चली जाती है, ये सोच करके कि इन दोनों के बीच में सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। फिर कुछ देर बाद उनका बैंड डेमो परफॉर्मेंस दे रहे थे मिस्टर टैन के सामने। उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मिस्टर सैन टैन से कहता है, पर इन गानों में बुराई क्या है वो तो बताओ, क्योंकि इन गानों को उसने खुद ही लिखा था। वो कुछ भी नहीं बोलते, और ये देख करके वो समझ गया था कि मिस्टर टैन को सिर्फ ली जून से मतलब है और वो उन्हें पसंद करता है, एंड इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसे उदास देख करके ली जून उसके पास आती है, जहाँ पर सैन कह रहा था कि क्यों ना हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। पर ली जून उसे समझाती है। ली जून उससे कहती कि ये ज़रूरी नहीं कि जिसे आप पसंद करो वो आपको मिल ही जाए, इसीलिए अपना बेस्ट दो अपने काम में। एक ना एक दिन तुम्हें वो शख्स जरूर मिल जाएगी जो तुम्हें भी उतना ही पसंद करे जितना कि तुम उसे। फिर घर आकर के सैन एक नए गाने को लिखने में अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, ताकि म्यूजिक फेस्टिवल से पहले वो तैयार हो सके। और वहीं दूसरी तरफ ली जून अंकल ली से आकर के मिलती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ली जून का बचपन का सपना था सिंगर बनना, और उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो गोविंद को बड़ा करने में ही बिजी हो गई, और इसीलिए उसे अपने सपने को जीने का मौका ही नहीं मिला। जिस पर अंकल ली कहते कि दोबारा ऐसा मत करना, इस बार अपने बारे में सोचो, ऐसे शख्स से शादी करो जो तुम्हारी उम्र का है, ताकि तुम इस जिंदगी को अपने तौर तरीके से जी सको। और ये बात सुन करके वो मिस्टर टैन के साथ डेट पर आ जाती है, जहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के आई थी, जहाँ पर वो उससे पूछ रही थी कि अगर मैं एक दिन बूढ़ी होगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तो अगर ऐसा दिन आया भी तो उस दिन मैं तुमसे ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा। मगर फिलहाल उनकी एज अभी ज़्यादा थी। तभी ली जून को एक कॉल आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी की हालत बहुत ही ख़राब थी। हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले वो मिस्टर टैंग को थैंक यू बोलती है, और मिस्टर टैंग उसे वेलकम कह रहे थे। और फिर वो अंदर पहुँच करके अंकल ली से पूछती है। उस वक्त पहले ही अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी बिल्कुल सही थी, जहाँ पर अंकल ली कहते हैं कि ये उम्र ही कुछ ऐसी है, कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लेडी जिंदा नहीं बच पाई, और हॉस्पिटल वाले उनकी डेड बॉडी को सिर्फ उनकी बेटी को ही दे सकते हैं, इसीलिए ली जून को नकली बेटी बन करके उनकी बॉडी लेनी पड़ती है,
क्योंकि उनकी असली बेटी को अमेरिका से यहाँ आने में बहुत वक्त लग जाएगा। एंड वही फिर हम देखते हैं कि आज म्यूजिक फेस्टिवल का दिन आ गया था। रास्ते में आते वक्त सैन का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो स्टेज तक नहीं आ पाता। इस बात का पता लगते ही सभी लोग हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे। वहीं लीचुन कहती है कि सैन का सपना था इस गाने को सभी तक पहुंचाने का, और वहां पर वो लोग उसके बिना ही गाने को परफॉर्म करते हैं और सभी ऑडियंस बिल्कुल हैरान रह गए थे क्योंकि सिंगर और सॉन्ग दोनों ही बेहतरीन था। और उसके तुरंत बाद लेजिन हॉस्पिटल पहुंचती है। सैन को ब्लड चाहिए था और उसका ब्लड ग्रुप उसकी दादी से मैच करता है। वहीं लेजिन ये देख करके अपना ब्लड ऑफर करती है, जिसे देख करके अंकल ली साइड में ला करके उसे वार्न करते हैं कि तुमने अगर अपना ब्लड दिया तो तुम दोबारा पहले जैसे हो जाओगी। एंड क्या ये चीज इतनी जरूरी है कि वो अपनी नई जिंदगी को दांव पे लगा सके। पर लेचिन इसके बावजूद भी अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। इवन उनका बेटा गोविंद, जिसको अंकल ली ने सारी बातें बता दिया था कि लीचुन ही उनकी मदर मेंचुन है, एंड उसने इस बात को कंफर्म भी कर लिया था घर पर रखे हुए पुराने फोटो फ्रेम से, जहाँ पर मेंचुन की ओल्ड फोटोग्राफ थी जिसमें वो बिल्कुल अभी की लेंचुन की जैसे दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले उसके कारण लेंचुन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपना सपना छोड़ना पड़ा एंड वो दोबारा नहीं चाहता कि उनके बेटे सैन की वजह से लेंचुन के साथ भी वही हो। जिसके फादर ने अपनी मदर को नर्सिंग होम भेजने का सोचा, ये बोलते हुए किसी मदर ने उसको बड़ा किया, जहाँ की गोविंद उन बच्चों में से था जो कि बीमारी से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तब भी उन्होंने उसे प्रोफेसर बनाया एंड आज वो उनके ही कारण इतना ज्यादा काबिल है। तब लेंचुन वहाँ पे कहती है कि अगर मैं सच में एक रियल मदर हूँ तो मुझे ये करने दो, वरना नहीं। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशन के कुछ देर बाद म्यूजिक फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। का पूरा परिवार मिलकर सैंग और उसकी अम्मा साओ मिल परफॉर्म करते हुए लाइव देख रहे थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लेंचुन अब पहले जैसी हो गई थी, घर बैठे वो सब कुछ देख रही थी। एंड भले यहाँ पर उसके सपने तो पूरे नहीं हो पाए, पर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके सपनों को जी रहे हैं। एंड लास्ट सीन में हमको मिस्टर टैन वाले सीन को दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर आखिरी बार लेंचुन ने टैन को आखिरी बार अलविदा बोला था। और गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।